أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I welcome you all in today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the recitation of Holy Quran. We further continue the session on the lecture, which is the is not shared. So Sound sir. hope you all are fine and having good health. And up till Assalamu now, alaikum sir. Walaikum सर Assalam. आवाज नहीं आ रही सही. सर आवाज नहीं आ रही सही. जी मैं देख रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ कि आवाज़ क्यों सही नहीं आ रही है. अब मेरी आवाज़ सही आ रही है, क्लियर है? मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? नमान अशरफ, मोहम्मद वकार, कोई जी सर आपकी आवाज़ आ रही है. आवाज़ तो क्लियर है मेरी. आप अपने एंड से देखें, शायद कनेक्शन का इशू ना हो. जी अपने एंड से देखें, अगर कनेक्शन का इशू हो तो मुझे बताएं, वरना अपने एंड से कनेक्शन कुछ बेहतर करने की कोशिश कीजिए, वरना कनेक्शन ऑल ओवर दी स्टूडेंट आर इन फाइन. सर आपकी आवाज़ तो ठीक है सर, जी जी है ना सर. आपका हम यूट्यूब पे भी लेक्चर सर मैं देखता हूँ जी सर, जी. लेकिन सर वहाँ पे भी आवाज़ सर स्लो होती है ना सर आपकी. सर कुछ तेज हो, अगर आपकी हैंड से हो सके तो सर अच्छा है. अच्छा, अभी अभी क्लियर है मेरी? जैसे बनिस्बत बाकी वीडियोस के अगर आप देखते हैं, क्या वो भी कम होती है? अभी का सही है या कम होती है? सर वैसे अभी क्लियर है सर, है ना. यूट्यूब पे कम होती है सर, मैंने कमेंट्स भी लिखा है सर उसमें. हाँ जी जी, मैंने पढ़ा था वो. लेकिन मैं ये वहाँ पे लिखना चाह रहा था कि अपने एंड से क्या आप आवाज बढ़ा नहीं सकते? मतलब अगर वो हैंड फ्री पे सुन रहे हैं या समथिंग, उस सर पे बढ़ा लें. फुल की हुई थी सर, आवाज़ फुल वॉल्यूम किया हुआ था सर. अच्छा, वैसे मैंने रिव्यू किया है उसमें ना, काफी मर्तबा, लेकिन मुझे वो चीज़ सही लगती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मजीद उसको बेहतर कर लूँ अपने एंड से. बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया इस हवाले से. और इस तरह के सजेशन मुझे ज़रूर दे दिया करें, ताकि अपने एंड से मैं बिल्कुल इसको इम्प्रूव करा करूँ. वरना अगर स्टूडेंट को आवाज़ ही नहीं आएगी तो ये बेहतर नहीं है. मैं मजीद कोशिश करूंगा कि उसे लाउड लाउड बोलूँ और थोड़ा माइक के करीब होके बोलूँ, ताकि और मजीद शिकायत का मौका नहीं हो किसी को. सर आपके लेक्चर सर यूट्यूब पे माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं सर, वो हम सुनते हैं, चाहे हमारी क्लास का उससे ताल्लुक ना हो, नॉलेज जी के लिए सर सुनते हैं. लेकिन बस वही आवाज़ का है, बस अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा सर. जी जी, मैं कोशिश करूंगा कि मजीद बेहतर कर लूँ आवाज़ को. और और अब मजीद हो तो मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा कि मेरे इस लेक्चर में भी आवाज़ कम है, उस लेक्चर में भले आप ग्रुप पे बताएं, लेकिन बताएं ज़रूर. मैं उसको अपने एंड से ज़रूर इम्प्रूव करूंगा. सजेशन आई ऑलवेज वेलकम. बहुत शुक्रिया सर आपका. सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है भाई. ओके.
लास्ट हमने सेशन में टरबाइन टाइप्स और दीगर चीज़ों को आई थिंक डिस्कस कर लिया था, आप लोगों को याद हो तो। और दीगर चीज़ों में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम याद है हम क्या डिस्कस कर रहे थे या क्या पढ़ रहे थे? तो मुझे इन्फॉर्म करेगा। What last we discussed in our lecture? Can anybody confirm me? सर मैं लास्ट क्लास में सर नहीं था, एब्सेंट था सर। अच्छा, चलिए मैं एक बस कंफर्म कर दूँ चैनल पे जाके लास्ट, क्योंकि असल में बहुत सारी कोर्सेज और लेक्चर और कंटिन्यूस चल रहे हैं, तो वो याद नहीं रहता कि किसमें क्या पढ़ाया था, क्या रह गया। ओके, तो हमें ये लेक्चर ही शुरू करना था और इसको हम फुलफिल कर रहे थे, तो इसे आगे बढ़ाते हैं हम। तो further we are discussing about the introduction and history of the power system, which is the hydropower or water power is delivered from the energy of falling water or fast running water। बहता हुआ जो पानी होता है और जो बहुत तेज रफ्तार से पानी जो गुजर रहा होता है इंक्लाइन वे में बाय दी पेनस्टॉक। पेनस्टॉक कहते हैं ढलान के लेवल से जो ऊंचाई से पानी नीचे आ रहा होता है, विच में बी हार्डनेस फॉर यूजफुल पर्पस। उसको किसी भी यूजफुल पर्पस के लिए हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, और यही हमारा मकसद होता है विंड पावर प्लांट के अंदर। सो सिंस इंसिडेंट टाइम यानी पुराने ज़माने से हाइड्रो पावर फ्रॉम एनी मेनी काइंड्स ऑफ वाटर मिल्स में इस्तेमाल होता है, जिस तरह पहले पानी और पंचक्की और दीगर चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है, हैज़ बीन यूज इन अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स फॉर एरीगेशन एज वेल। जो आपके एरीगेशन सिस्टम होते हैं जिनके जरिए आपका नहरी निज़ाम होता है, जिसको सैराब किया जाता है और पानी की वाफिर मकदार प्रोवाइड की जाती है, एंड the operation of various mechanical devices such as the grist mills, sawmills, textile mills, trip hammers, dock cranes, domestic lifts, and the ore mills. The kind of the mechanism which are driven by the falling of water and the running of water. These are applications are driven by the kind of this running water. In the late 19th century, hydropower became a source for generating electricity. उन जो आपकी 19वीं सदी है उससे जो हाइड्रो पावर है उसको हम इस सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बिजली पैदा की जाती है। तो उसके लिए भी एक बेहतरीन सोर्स है जो आपकी हाइड्रो पावर एनर्जी है सिस्टम। हाइड्रो इज रिलेटेड विद द डैम। राइट साइड इन नॉर्थ Northern Ireland was the first house powered by hydroelectricity in 1878, and the first commercial hydroelectric power plant was built in the Niagara Fall in 1879. In 1981, street lamps in the city of Niagara Falls were powered by hydropower. So this is the main important aspect of and the historical background of hydropower energy, which is made in different aspects of power systems as well. So the further moving towards the types of turbines which is used in our hydropower plant, which are the impulse turbine, which you can see types of impulse turbine, impulse of water. In Pelton turbine, one of type, turbo turbine, cross flow turbine. These are the three types of turbine which is be known as the types of impulse turbine. Further, the coming towards the reaction turbine, popular Kaplan turbine in the types of Kaplan reaction turbine. Francis turbine, one of the most important and usable type of turbine in our hydropower systems. Francis turbine, Pitt Francis turbine, and the last one, the gravity turbine, Archimedes screw-based principle, it works. So further moving towards the type of these turbines, which are the turbine types are, number one, impulse turbine. So in this animation, you can see the impulse of water become the pressurized way it provide to the flow of water, in which this mechanism is rotated by the pulse of turbine, and
By the belt mechanism, a generator is connected which produce electricity by mechanical to electrical by in this way. So this is a type of Pelton turbine by which it creates the electricity by the impulse of water which is provided by this way to the mechanism. Further, the turbo turbine, the water is flow from the topmost side and the turbine is further moving in this way, and this turbine of shaft further coupled with the generator. So the turbo turbines is typically falling the water in 20 to 25 on degree of falling, and the rotor of that turbine is further connected with the generator rotor couple, and by the speed of that turbo turbine the generator would be rotate and further the electricity could be produced. Okay, my friend, further the cross flow turbine is used in this way, and water is provided to the turbine in the cross flow direction, and it has been drum like rotor with a solid disc at each end and guitar shaped slits joining the two discs in this way and this way. A jet of water enters in the top of the rotor from this way towards this side through the curved blades. The blades are in shape of curve in 90 degree, approximately 90 degree, but it is tilted, and when the water is strike to the particular angle in the tilted turbine, then it rotates and produce electricity by the coupling of generator. Emerging of the fore side of the rotor by passing through the blades and blades a second time. The shape of blade is such that on each passage through the periphery of the rotor, which is connected further the rotor of generator, the water transfers some of its momentum before falling away with little residual energy. The kind of residual energy further we can use for regenerative kind of mechanisms, and further moving it towards the components of cross flow turbine, the vertical inlet adapter which can provide the water towards the cross flow this turbine. Inlet guidements which are this and this way. These are the two one. Main turbine casing like a housing it connected and combine these two cases with each other, and draft tube which are connected at the end side. The remaining water which is after the cross flows moving further from this way of the draft tube. Remaining components are inspection access points by which you can get the access and check the pressure of water by some kind of sensors, which some kind of analog and digital equipments placing there and find the response and pressure of water out there. Rotor, which is the turbine of type in shape, air inlet valve, which are in this side for for the housing passing through the air, and it cannot be sealed airtight. Front turbine casing, which is in the form of combining these two casing of forms to make a complete package of cross flow turbine. Further, moving toward the second type of turbine, which is called a reaction turbine. So in this type, the Francis turbine is essentially a modified form of popular turbine in which the water flows readily inward into the runner and is turned to emerge axially for minimum head schemes. The runner is most commonly mounted in a spiral casing with internal adjustable guide vanes. So in this type of Francis turbine, you can see the water is it is flow from the inside of bottom side of the reservoir of water. Take the water from this Francis turbine, it rotates in the reaction aspect, and the generator is coupled directly to the shaft of the turbine, and it's produce electricity which is provided further to the transformer
consistent supply of water create the consistency of RPM of the turbine, which is coupled through the generator, which are coupled by the coupler, and that generator produce mechanical to electrical energy, which provide to the transformer, which step up the kind of energy of electrical energy into enormous high voltages, and through the power transmission line that electricity can be flow. So the fuel of this mechanism, fuel of this system is only a water reservoir. So if you have a water reservoir, reserve of water, then it also provide to the reservoir of this way. Water can be produce electricity, and the remaining water further goes through from this way. And another dam if create after the bottom of this, and further the series of dam bottom to bottom to bottom, then the existing one way of water, one type of water, one flow of water can produce many kind of electrical units in this cascaded way. This is the science of your hydropower plant, and China produce electricity by this way. It also use a product of water as a byproduct in many forms and produce electricity in many kind of dams. And even China produce the unit in free of cost of electricity. It provides electricity in many countries as well, because it is a high kind of population and high kind of load utilization as well. But China as well provide electricity in minimum amount of cost to the neighboring country as well. So we need to think about this mechanism with, because Indus River can also be flow from our sides. Indus river जिसको हम दरिया सिंध भी कहते हैं, ये आपके वहां से आता है अपना, कहाँ से आता है लास्ट टाइम जो अभी जंग हो रही थी इंडिया और उसकी चाइना की, लद्दाख लद्दाख की तरफ से ये आ रहा होता है, वहाँ चाइना के साइड से, चाइना और इंडिया का वो समझ ले बॉर्डर है, वो साइड है जो कि उनकी एक अभी उनका एक मैटर हुआ हुआ उसके ऊपर, तो वो क्लेम करते हैं कि वो हमारा है, हमारा उसके ऊपर चाइना वाला अपना क्लेम करता है कि ये जगह तो हमारी है। और दूसरी बात ये है कि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो वहाँ ऊपर पहाड़ों से, चश्मों से, नहरों से, वो सब ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी आ रहा है ठंडा, और वो फिर हमारा लद्दाख से होता हुआ पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है, और इंडस रिवर का नाम हम उसे कहते हैं। और फिर वो पानी बहता हुआ कराची पहुंचता है, और आखिर में जाके वो समंदर में खत्म कर देते हैं हमसे। तो बड़ा अहम काम कर रहे हैं हम इस कीमती पानी को ज़ाया करके, बनस्बत इसके कि उसको इस्तेमाल करके हम एक अच्छी यूजफुल रिसोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूटिलाइज करें। और ज़्यादा डैम बनने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इकोनॉमी और लेस्ट वैल्यू ऑफ यूनिट प्राइस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सबको इसकी तरफ सोचनी चाहिए और दुआएं करनी चाहिए। तो फ्रांसिस टर्बाइन का मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया है फर्दर। Now moving towards the Kaplan turbine is basically a propeller. Propeller समझते हैं आप? किसी ने देखा है propeller क्या होता है? Can anybody know the concept of propeller? नो सर। ये जो हमारे वो होते हैं पानी के जहाज, ठीक है, तो इनमें जो इनके जनरेटर्स और वो लगे होते हैं फ्लो ऑफ वाटर को आगे धकेलने के लिए, बढ़ने के लिए, तो वो ये प्रोपेलर होता है। इसे बड़े पहिए को प्रोपेलर कहा जाता है। द व्हील ऑफ दिस टाइप इन योर वाटर शिप्स आर प्रोपेलर टाइप। तो ये इतने बड़े होते हैं कि हम इसके आगे एक सपोज करें एक बकरी लगते हैं, मतलब एक छोटी सी बकरी, छोटी सी मक्खी लगते हैं। इट इज एन एनॉर्मस शेप, बहुत एक बड़ा है ये। और कैप्लन टर्बाइन इसकी शेप ऑफ टाइप कहलाती है। बेसिकली प्रोपेलर विद एडजस्टेबल ब्लेड्स, इसमें जो ब्लेड्स होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं इनसाइड अ ट्यूब। It is an axial flow turbine, which means that the flow direction does not change as it crosses the rotor. In simplify aspect के water जो flow करता है ये ऊपर की डायरेक्शन से नीचे की डायरेक्शन, अब ये डिपेंड करता है कि आपने इसको वर्टिकल लगाया या हॉरिजॉन्टल। So the propeller can be fixed out there, and water of flow can be provided from this way, and outlet would be provided from this way. सो कैप्लन टर्बाइन ये यहाँ पे लगती है, और यहाँ से वो आप उसको प्रोवाइड करते हैं, और उस तरीके से वो चीज़ चल रही होती है।
further moving towards the gravity turbine जो कि अर्शमीदस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। अर्शमीदस ने, आपको पता होगा कि अर्शमीदस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, कोई बताएगा? Archimedes principle. Anybody have know about the idea of Archimedes principle? Yes, my friend. नाम सुना है Archimedes का? नो सर, ये तो फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं। ये तो बच्चों को 6-7 क्लास में पढ़ाते प्रेशर हैं। के अंदर तो सुना है आर्शिमीदेस स्क्रू, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ Archimedes कह रहा हूँ, स्क्रू तो अपने जगह छोड़ दें। Archimedes का नाम सुना? जी बिल्कुल। Archimedes। और इसके अलावा, नाम सुनने के अलावा कोई अगर कुछ पता हो, कुछ याद हो उनके हवाले से? अर्शमीदस ने जो है वो बड़े काम किए हैं अपने दौर में। ये एक ग्रीक दौर के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने दौर में बहुत, जैसे अल बैरूनी थे और जाबिर बिन हय्यान थे, अल मूसा खारजमी थे। इस तरह अर्शमीदस का भी एक नाम है। ठीक है, अपने हीरोज को हम जानते नहीं है क्योंकि इनको जानने से होगा क्या हमारे। बहरहाल ये हीरोज हैं हमारे और इन्होंने बहुत कुछ प्रोवाइड किए हैं चीज़ें हमें साइंस के लिहाज से। इनकी डेवलपमेंट है, किताबुल मनाजिर हैं और बहुत सारी किताबें हैं जो कि मुझे भी याद नहीं है अभी। ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल पे बहुत काम किए इन साइंटिस्ट ने। इसी तरह अर्शमीदस ने भी काम किया था। अर्शमीदस ने हमें ये चीज़ बताई थी, उछाल की कुव्वत का कानून बताया था अर्शमीदस ने, कि वो अजसाम जो कि पानी के ऊपर तैर पाते हैं उनका उसूल क्या होता है, उछाल की कुव्वत जिसे कहते हैं। कि आप फ्लोटिंग का प्रिंसिपल जो होता है, चीज़ें कैसे तैर पाती हैं। आप इसको इस तरह देखें कि एक सुई अगर आप समंदर में डालते हैं, पानी में डालते हैं, वो डूब जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा, जो अभी एक जहाज अटका हुआ है हमारे पोर्ट पे, आपने सुना होगा, लोग देखने जा रहे हैं सीधू, तो वो इतना बड़ा जहाज नहीं डूब रहा पानी में, लेकिन एक सुई अगर आप डालें उसी समंदर में, वो डूब जाएगी। ये फर्क पता लग रहा है मैं क्या बात करूँ? मतलब सिंपल है वैसे। एक सुई डूब जाती है पानी में, लेकिन एक बहुत बड़ा जहाज नहीं डूबता पानी में। जी सर, पानी के एक्ट करने का सरफेस एरिया उसके ऊपर निडल के ऊपर कम होता है। अब जहाज बड़ा है इसलिए उसके ऊपर पानी का एक्ट ज्यादा हो रहा है सरफेस, इस तरह से कहना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल यही चीज़ है। और ये चीज़ जिसने फर्स्ट डेवलप की थी, बताई थी, कॉन्सेप्ट दिया था, वो अर्शमीदस का था। कि और इसे उर्दू में हम उछाल की कुव्वत का कानून कहते हैं। और ये उसूल देने वाले जो थे वो अर्शमीदस थे। और उनके बेसिक और प्रिंसिपल के ऊपर फिर ये कश्तियाँ, फिर जहाज, फिर इनकी एवोल्यूशन होती गई। जिस तरह फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर सारे ट्रांसफॉर्मर्स काम करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्सेप्ट। फैराडे ने ट्रांसफॉर्मर नहीं बनाया, लेकिन वो बेसिक उसूल जो ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए रिक्वायर्ड था, वो साइंस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इवॉल्व हुआ। इसी तरीके से अर्शमीदस ने ये बड़े बड़े शिप और ये पूरे जहाज नहीं बनाए पानी के, टाइटैनिक वगैरह के जैसे नहीं बनाए, लेकिन उसने वो बेसिक प्रिंसिपल दिया जिसकी साइंस को मद्देनजर रखते हुए आज इतनी बड़ी एवोल्यूशन हो रही है। ठीक है, राइट ब्रदर्स का कॉन्सेप्ट आप देखें, उन्होंने किया, यहाँ पे हम एक कोई जहाज बना ले, उसको पकड़ लेते हैं सिविल एविएशन वाले, तो बड़े मामलात हैं इसकी, क्या उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं हम कभी कभी। तो अर्शमीदस का ये प्रिंसिपल था, उसने ये चीज़ भी बताई थी। ठीक, अर्शमीदस का वैसे ये चीज़ मैंने बताई, ये 9 क्लास मैट्रिक क्लास में पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल, जहाज फ्लोटिंग प्रिंसिपल। और इसी तरीके से अर्शमीदस का जो टरबाइन के एस्पेक्ट के ऊपर भी पानी का ये काम था, वो भी बताया उन्होंने। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कांसेप्ट ऑफ अर्शमीदस ग्रेविटी टरबाइन has been used as a pump for centuries। ये कई साल, सेंचुरीज तक चला है और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये प्रिंसिपल ड्राइव हुआ है, जो कि वाटर के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका है। बट हैज ओनली रिसेंटली बीन यूज्ड इन रिवर्स एज अ टरबाइन। Its principle of operation is the same as the overshoot water wheel, but the clever shape of the helix allows, हेलिक्स कहते हैं इस चीज को, हेलिक्स allows the turbine to rotate faster than the equivalent water wheels। अच्छा, ये इतना तेज नहीं घूमता है जो कि हम बाकी हमारी वाटर टरबाइन उतने इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर के नतीजे में रोटेट करती हैं और उसका जनरेटर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, तो वो इनॉर्मस स्पीड हम यहाँ अचीव नहीं कर पाते ऑब्वियसली। तो इक्विवेलेंट वाटर व्हील एंड with high efficiency the water conversion over 80%, however they are still slow running machines which require a multi-stage
gearbox to drive a standard generator. A key advantage of screw is that to avoid the need of a fine screen and automatic screen cleaner, because most debris can pass safely through the turbine. अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज ये थी कि मछलियां इसमें से होती हुई गुजर जाती थी एक लेवल ऑफ सी के दूसरे लेवल ऑफ सी की तरफ, और इससे आपका जो वो नहरी निज़ाम है या मछलियों की अफजाइश का जो पूरा तरीका होता है वो उससे तो बर्बाद नहीं हो सकता। द आर्चिमेडेस स्क्रू इज प्रूवन इज टू बी फ्रिश सॉरी फ्रिश कह रहा हूँ, फिश फ्रेंडली टरबाइन। तो ये बहुत बड़े लेवल की टरबाइन थी जो कि इस्तेमाल की गई है और इसके बड़े फायदे भी हुए हैं। फर्दर हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। आउटफ्लो जो वाटर टरबाइन है वो यहाँ से हम वाटर लेते थे और ये यहाँ से रोटेट करता था। ठीक, फर्दर इसके कुछ मैकेनिज्म इसको हम इतनी डिटेल में तो नहीं देखेंगे, लेकिन इसके पार्ट्स को हम फर्दर जरूर डिस्कस कर लेते हैं। तो जब ये रोटेट करती है वाटर, इतनी स्लो ये टरबाइन चलती है, फिर भी सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती थी इससे स्मॉल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पाते थे। इससे हम पूरे पूरे गांव नहीं चला पाते थे। ये इतने प्रिंसिपल पे था कि टेस्टिंग फेज में बनाया गया और छोटा कुछ घर कुछ इस तरह से चला लिए, कंसिस्टेंसी बस इस तरह की थी। और दूसरी बात, वाटर को एक मकाम से दूसरे मकाम तक ट्रांसफर और ट्रैवल करवा सकता था और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का बाइस भी ये बन जाता था। लेकिन ये एनॉर्मस स्पीड के जरिए नहीं था। एक छोटे अमाउंट में वोल्टेज प्रोड्यूस होते थे जिनसे कुछ छोटे एलईडी बल्ब लाइक इंक्रेसेंट बल्ब जल जाया करते थे, जो उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी और उसके मुताबिक ये चीज चल जाती थी। ये इसलिए बहुत ज्यादा कामयाब चीज नहीं है ये। तो कन्वर्जन ऑफ पावर एफिशिएंसी जो इसमें है वो 80% है। ये बहुत ज्यादा कोई हाईएस्ट एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मोमेंटम मेंटेन रखा जाए। उस मोमेंटम मेंटेन करने के लिए आपको एक बड़ा मैकेनिज्म चाहिए जो कि एक रोटेट रखे, जनरेटर प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रिसिटी और देन उससे हम हासिल करें। अच्छा, मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो जब ये पानी की लहरों के नतीजे में ये फ्लो कर रहा होता था ये स्क्रू पूरा, तो पानी फिर नीचे से ऊपर की जाने उसको या एक डायरेक्शन में लेके जाता था। और खास तौर पे जब ये रोटेट कर जाता था उसको हम कपल करते थे गियर बॉक्स ऑफ कपलर के जरिए से। गियर बॉक्स के साथ साथ एट दी एंड में एक और गियर बॉक्स जो कि जनरेटर को कपल करता था उससे कनेक्ट कर दिया करते थे। ठीक है। अच्छा, छोटे गियर से बड़े गियर को ड्राइव करा जा सकता है, ये तो पता है ना। अब जैसे वो हम अपने वो स्प्रॉकेट की गियरिंग करते हैं, तो जैसे ज्यादा चाहिए तो किसी को अंदाजा है इसका 1538 का स्प्रॉकेट जो होता है, ये तो मेरे ख्याल में पता होगा काफी लोगों को। स्प्रॉकेट चेंजिंग जो मैकेनिज्म होता है बाइक्स में इस्तेमाल होता है, ये अंदाजा है ऑल्टर और समथिंग जो करवाते हैं लोग। तो किसी को आइडिया नहीं है वैसे ये? नहीं सर। क्या बात है, सारे शरीफ लोग हैं भारत। ये साइंस इस तरह होती है कि स्प्रॉकेट आते हैं ये बाइक के, तो आप इट डिपेंड करता है कि वो जो छोटा स्प्रॉकेट है, अगर आप बड़ी गरारी जो पीछे लगी होती है पीछे वाले टायर के साथ, अगर वो बड़ी लेते हैं और अगली गरारी आप छोटी लगाते हैं तो उससे आरपीएम इंजन के बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये ड्राइविंग और ड्रिवन पुली मैकेनिज्म कहलाता है। तो जब ड्राइविंग आपकी छोटी है और लगाने बड़ी है और इससे कपल करने वाली छोटी करते हैं तो उसके आरपीएम बढ़ जाते हैं। ये पूरी साइंस है जो कि उसमें पढ़ाई जाती है मैकाट्रॉनिक्स के अंदर। मैकाट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है, उसमें ये गियरिंग मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है कि आरपीएम फास्ट करने के तरीके क्या होते हैं। तो ये पुली मैकेनिज्म और गियर मैकेनिज्म के जरिए से आरपीएम फास्ट करने के तरीके होते हैं सारे, तो इसलिए गियर बॉक्स इसमें लगाया गया है। जब आपकी आरपीएम यहाँ से बढ़ के आपको मिलते हैं बाय यूजिंग गियर मैकेनिज्म, तो आपका जनरेटर रोटेट कर रहा होता है कन्वेंशनली फास्ट मूविंग में, इतना तेज नहीं जो कन्वेंशनली फ्रेंसिस टरबाइन है, कैप्लन टरबाइन है, बट रोटेट कर रहा होता है फॉर द सेक ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। और फर्दर इसके एंड पे जो वायर्स हमें सिंगल लाइन डायग्राम है जो मिल रही होती है, उसके नतीजे में हम इसे प्रोवाइड करते हैं कन्वर्टर्स को। कन्वर्टर जो हमारे होते हैं वो इसे डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये डीसी जनरेटर थे उस दौर के जब ये डेवलप हुआ था, क्योंकि डीसी ज्यादा इन था, एसी नहीं आया था, एसी बाद में आया था। तो डीसी जनरेटर से हमें कन्वर्जन के जरिए उसे एसी में कन्वर्ट करते थे और एसी अप्लायंसेस को चला पाते थे। तो ये एक कन्वर्जन भी था और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन थी इलेक्ट्रिसिटी जो कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में यहाँ से कन्वर्जन और देन टू एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर लोड आप इस कन्वर्टर को इस्तेमाल करते थे। दिस इज द होल प्रिंसिपल ऑफ आर्चिमेडेस स्क्रू।
on which the electricity could be produced. यहाँ तक कोई सवाल किसी के ध्यान में हो, if you have any kind of question, query, difficulty, please feel free to discuss. I will answer the kind of question and resolve your queries. If you have in your mind, please ask. We further moving towards the types of hydro powers. Types of hydropowers are, hydropower is a versatile, flexible technology. We know about the kind of things. That is its smallest can power is a single home, जो कि एक घर को भी चलाया जा सकता है, जो छोटी छोटी पंचक्कियां होती हैं और दीगर जो मैकेनिज्म होते हैं. And it is the largest, और इतना बड़ा भी हो सकता है, can supply the industry. आपको पता है एक असाइनमेंट भी था थ्री गॉर्जेस डैम के हवाले से. थ्री गॉर्जेस डैम के हवाले से याद है किसी को, हमने डिस्कस किया था ऐसा? जी सर, चाइना का सबसे बड़ा डैम है थ्री गॉर्जियस डैम. And what's the capacity? सर जहां तक मुझे अभी याद है सर, तकरीबन 28,000 मेगावाट है सर, शायद 35,000 मेगावाट. जी सर, याद जो अभी मैंने पढ़ा था सर 28,000 था शायद. नहीं, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि पाकिस्तान की पूरी जनरेटिंग कैपेसिटी 35,000 मेगावाट है. पूरा पाकिस्तान की जो कैपेसिटी, जनरेटिंग कैपेसिटी, वो इतनी बड़ी है. जी सर, इसमें ना लिखा हुआ था जो मैंने पढ़ा था कि इसमें है ना फ्यूचर में इसकी कैपेसिटी में इजाफा भी करेंगे. हो सकता है मैंने पुराना वर्जन पढ़ा हो. चलें हम इस तरह भी ले लेते हैं इसे. जो 28,000 है वो क्या चीज़ है? 28,000 जो है वो आपकी डेली यूज नीड है पूरे पाकिस्तान की, 28,000 मेगावाट. ठीक है जी. अब अगर हम 28,000 मेगावाट को कंपेयर करें, ये पूरा एक डैम है जो चाइना का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे रहा है, और आपके पूरे मुल्क को एक दिन में 28,000 मेगावाट चाहिए. पूरे मुल्क में जितने प्लांट हैं वो थर्मल के हैं, रिन्यूएबल कार्बन सोलर पावर प्लांट है, और इसके अलावा गुड्डू थर्मल पावर प्लांट है, तरबेला डैम है, मंगला डैम है, वार्सिक डैम है, और के इलेक्ट्रिक के बिन कासिम यूनिट 1 2 3 है, चशनब है आपके पास, कैनप है आपके पास. ये सब कुछ मिला के जो है ना, जो प्रोड्यूस अभी कर पा रहे हैं, जो कि नहीं कर पा रहे, वो 28,000 मेगावाट है. ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट है. और चाइना के पास सिर्फ एक डैम है जो ये पूरी की पूरी कैपेसिटी का जनरेट कर रहा है. अब आप ये सोचें कि वो एक डैम इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके अब हमारे मुल्क के बराबर प्रोड्यूस करके दे रहा है वो, और हम जो हैं वो अभी डैम बनाने की तरफ जा रहे हैं. तो इसकी तरफ आना चाहिए कि चाइना अपने टाइम से 20 साल या 50 साल आगे की प्लानिंग करता है. और देखिए हमारे सामने है वो चीज़, जितनी कैपेसिटी अभी, हम तो 50 साल पहले तो शायद हों भी नहीं, 30 साल तो मेरी एज है. तो ये जो प्लानिंग चाइना ने की होगी अब से कई साल पहले की होगी ना, लेट से. तो सोचने की बात यह है कि हमें भी इस तरह के प्लान करने चाहिए जो कम से कम 20 साल आगे के तो हों, जो एक कॉम बनाने के, इकोनॉमी बनाने के और डेवलपमेंट के हवाले से हों. लेकिन बहरहाल इसकी तरफ सोचने के लिए एक कॉम का होना ज़रूरी है. फर्दर वी कंटिन्यू द सेशन के हाइड्रो पावर प्लांट जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं as per the requirement of technology, and its smallest can power a single home and largest is supply of the industry. और इतनी बड़ी होती है कि इंडस्ट्री को ड्राइव कर सके, एक पूरे शहर को ड्राइव कर सके, पूरे मुल्क को इवन ड्राइव कर सके. and the public with renewable electricity on the national and even regional scale के ऊपर भी आपके डैम बनते हैं. और इवन अभी आपको पता है कि जो डैम के लिए जो हमारे ये मोहम्मद डैम बन रहे हैं, और जो दूसरा डैम कौन सा बन रहा है हमारा, भाषा दियामर, ये जो डैम बन रहे हैं ये किसके ताउन से बन रहे हैं? तो सीपैक के ताउन से बन रहे हैं. और इसमें टीम जो काम कर रही है वो चाइना पावर की काम कर रही है, चाइना की तरफ से. और यहाँ हमारी कौन सी टीम काम कर रही है जिनकी कोलैबोरेशन से डैम बन रहा है? जो पाकिस्तान फौज की जो टीम है, FWO, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, FWO है. हाँ, FWO सही था. FWO और ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, जिनके नतीजे में हमें ये डैम अभी बनने जा रहा है. तो फर्दर ये मिलके बड़े स्केल के ऊपर, ये रीजनल स्केल के ऊपर बड़ा डैम बनने वाला है, जो कि 2028 में वापडा ने इसकी डेट दी है जब ये बनेगा. और फर्दर अब देखें इंशाल्लाह ये हो जाए तो काफी हद तक एक सर वो एटॉमिक भी जो बने हैं सर, वो सारा चाइना का कॉर्पोरेट है. बिल्कुल, ये भी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं. जो अभी इसी साल में चाइना ने यूनिट 2 जो कैनप को प्रोवाइड करके दिया है, आई थिंक 1100 मेगावाट है वो.
तो वो भी चाइना के ताउन से ही बना है, चाइनीज टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है उसके ऊपर बेस्ड करते हुए हुआ है। तो हम ताउन के तरफ बढ़ा रहे हैं, असल में कर्ज लेके तो बना लिया हमने, लेकिन इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप मिला है, लोड शेडिंग काफी हद तक कम हो गई और नेशनल ग्रिड में एक अच्छी खासी सपोर्ट इससे मिल गई है। तो डैम और न्यूक्लियर एक ग्रीन एनर्जी और लेस पोल्यूशन हम कह सकते हैं, या विदाउट पोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है। देखें, न्यूक्लियर फ्यूल में कोई कार्बन एमिशन नहीं है, इन्वायरमेंट पोल्यूटेड नहीं होगा उससे, और उससे ऐश नहीं बनेगी। जो राख होती है आपके कोयले को जला के, फर्नेस ऑयल को जला के और गैस गैस को जला के, तो ऐश नहीं होती है, लेकिन इसका पोल्यूशन एक है क्योंकि इनका बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो उस ऐश को ठिकाने लगाने के लिए एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट चाहिए। अच्छा, न्यूक्लियर का सिर्फ फ्यूल इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसको आपको न्यूक्लियर वेस्टेज को इतना कोई मसला हो, बस उसको ज़ेरे ज़मीन आप करते हैं और ये अच्छी खासी ये साइंस चल रही है। दूसरा, हाइड्रो पावर प्लांट के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी आप पैदा कर रहे हैं, कोई मुसीबत नहीं है उसमें पोल्यूशन की, सिर्फ पानी चाहिए। पानी की वाफर मकदार आपके पास हो जिसको आप स्टोर कर सकें, तो वो अच्छा खासा लेवल पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हब डैम के आगे आप एक डैम और बना लें, जब वो ओवरफ्लो हो तो, हमने पिछले साल की जो 2020 की बारिशें हुई थी, बिल्कुल इसी साल या पिछले साल में इसी वक्त, तो वो 3 दिन तक पानी कंटिन्यूस बहा था और बिल्कुल ज़ाया कर दिया हमने वो पानी, जो कि मीठा बहने वाला पानी, और उसको हम स्टोर कर सकते थे। तो अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है पानी की, लेकिन हम जो है वो उसकी कदर नहीं करते। फिर अल्लाह ताला ने इस साल बारिश भी नहीं दी इस हिसाब से, एटलीस्ट सिंध को। तो ये भी सोचने प्लानिंग वाली नहीं है बात सर, प्लानिंग। जी। तो हमें इसकी तरफ सोचना चाहिए। अच्छे लोग, जब आप जैसे अच्छे लोग अच्छी पोजीशन पे जाएंगे तो अच्छे डिसीजन भी लेंगे। मुबारक। सर आप जैसे पढ़े लिखे लोग होंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। जी जी, इंशाल्लाह। तो हम आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। द फोर बोर्ड hydropower types of topology which are used commonly. रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है बहते हुए दरिया की तरफ आपने जो वाटर फ्लो की टरबाइन लगानी है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है। रन ऑफ द रिवर की जो जो टर्मिनोलॉजी हमारी ज्यादातर, जो मेरे ख्याल में तरबेला डैम या मंगला डैम में से एक है, वो रन ऑफ द रिवर पे। रन ऑफ द रिवर के ऊपर होने का मतलब ये है कि जो हमारा इंडस रिवर बह रहा है, आपको जस्ट वहां से एक कनाल निकालनी है और एक डैम ऑफ रिजर्वायर के अंदर पानी को स्टोर करना है। ठीक है, जैसे हम हाइड्रो कहते हैं। तो रिजर्वायर में पानी स्टोर करेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और उससे वापस जो पानी बह कर निकल जाएगा उसको वापस आप दरिया में शामिल कर लें। तो आप ये मैकेनिज्म की बेस करते हुए जो रन ऑफ द रिवर की टर्मिनोलॉजी के ऊपर डैम अपना इंस्टॉल करते हैं, सबसे बड़ा फायदा उसका ये होता है कि आप उस पानी को दोबारा से दरिया में डाल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के बाद। तो ये बहुत बेहतरीन, और अल्लाह ताला ने हमें इस तरह का नहरी दरियाई निज़ाम दिया भी है, इंडस रिवर खास तौर पे जो दरिया सिंध है हमारा। स्टोरेज एंड इम्पाउंड हाइड्रो पावर एक ये तरीका है, वन ऑफ द सेकंड। एंड पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर एंड ऑफशोर हाइड्रो पावर हमारे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के जरिए से। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें साइज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स, तो जो प्रोड्यूस होती है वो आपकी माइक्रो हॉर्स पावर, इसके ऊपर जो आपकी तकरीबन 0 to 300 किलोवाट तक पैदा होती है, छोटे स्केल के ऊपर, छोटे से इलाके को ड्राइव करने के लिए डैम के जरिए। और जैसे आपका ठड्डो डैम है, ये बना हुआ है वहाँ पे, कहाँ पे बना हुआ है ठड्डो डैम? केडीए के स्कीम पे बना हुआ है ये, अपना जहाँ सादी टाउन, वहाँ कहीं साइड पे बना हुआ है। ओवरफ्लो करके ये भी मुसीबत बन जाता है एक टाइम पे। और अच्छा, एक लेस देन अ मिनट रह गया, हम सेशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे विद द सेम लेंथ। स्मॉल हाइड्रो पावर जो सिस्टम्स होते हैं वो कैपेसिटी 300 किलोवाट से लेके 1 मेगावाट तक होती है। ये एक बड़े जो इलाके हैं उनको ड्राइव करने के लिए होती है, एक शहर को ड्राइव करने के लिए भी होती है। लेकिन वो शहर छोटा, कराची का शहर नहीं, एक छोटा शहर जो है, जैसे सखर हो गया, लड़काना हो गया, इस तरह के शहर को ड्राइव करने के लिए इतनी स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट लगा सकते हैं आप। कैपेसिटी